जी, आज हम पढ़ेंगे एक्यूट अपेंडिक्साइटिस के बारे में। आज हम पढ़ेंगे एक्यूट अपेंडिकाइटिस के बारे में, ठीक है। तो एक्यूट अपेंडिक्साइटिस जो है वो हमारा मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसी है। क्या है? मोस्ट कॉमन मेडिकल इमरजेंसी इन द वर्ल्ड। मोस्ट मेडिकल इमरजेंसी इन द वर्ल्ड। और इसमें 6% जो है ना वो रिस्क होता है लाइफ टाइम। जो लाइफ टाइम रिस्क होता है वो कितना होता है? एवरी पर्सन जो लाइफ टाइम रिस्क है वो कितना है? 6% है। उसके बाद ये क्या है? इन्फ्लेमेशन है। कौन सा? एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑफ वेरिफॉर्म अपेंडिक्स। तो ये क्या एक्यूट इन्फ्लेमेशन है वेरिफॉर्म अपेंडिक्स की। तो इसके जो ना अपेंडिक्स के कुछ हम पहले एनाटॉमिकल रिलेशन देख लेते हैं, कुछ एनाटॉमिकल पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो अपेंडिक्स है वो क्या है? एनाटॉमी के लिहाज से कुछ पॉइंट देख लेते हैं। तो अपेंडिक्स क्या होता है हमारा? वो एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, नंबर 1। जो अटैच होता है विच इज अटैच्ड विथ सीकम। तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन विच इज अटैच्ड विथ सीकम। और ये जो है 74% जो इसकी जो लोकेशन होती है 4% ऑफ द टाइम इट इज रेट्रोसिकल। तो 74% जो होता है वो क्या होता है? रेट्रोसिकल होता है। और 21% जो होता है ऑफ टाइम इट इज इन पेल्विक पोजिशन। इट इज इन पेल्विक पोजिशन। और जो 5% होता है वो 5% जो होता है वो प्री पोस्ट इलियक पोजीशन। उसके बाद इसकी देखते हैं ब्लड सप्लाई अपेंडिक्स की, क्योंकि ये सर्जिकली इसकी ना बड़ी इम्पोर्टेंस है, ब्लड सप्लाई। तो जो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है अपेंडिक्स को उसे हम कहते हैं अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी जो होती है वो हमारी ब्रांच है राइट इलियक आर्टरी। इलियोसिकल आर्टरी द ब्रांच ऑफ अपेंडिकुलर आर्टरी द ब्रांच ऑफ इलियोसिकल आर्टरी अपेंडिकुलर आर्टरी। और ब्रांच किसका है? इलियोसिकल आर्टरी। और जो इलियोसिकल आर्टरी है वो ब्रांच किसका है? सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। इसके बाद ये हो गया आर्टरी ब्लड सप्लाई। अब कहते हैं वेनस सप्लाई। तो वेनस सप्लाई जो होता है अपेंडिक्स का वो क्या होता है? अपेंडिकुलर वेन जो ड्रेन होता है अपेंडिकुलर वेन
जो ड्रेन होता है हमारे पोस्टीरियर सिकल वेन में, ड्रेन इनटू पोस्टीरियर सिकल वेन। सो वेनस सप्लाई में क्या है, अपेंडिकुलर वेन। अपेंडिकुलर वेन जो होता है वो ड्रेन होता है किसमें, पोस्टीरियर सिकल वेन में, पोस्टीरियर सिकल वेन में। और पोस्टीरियर सिकल वेन जो होता है वो ड्रेन इनटू, पोस्टीरियर सिकल वेन ड्रेन इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, ड्रेन इनटू, ड्रेन इनटू सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन जो है वो हमारा जो ड्रेन होता है वो किस में होता है, जाके पोर्टल वेन में। तो ये क्या हो गई, ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई में ये आर्टरी, आर्टरी जो है वो कौन सी है, अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी द ब्रांच ऑफ इलियोसिकल आर्टरी एंड इलियोसिकल आर्टरी द ब्रांच ऑफ सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी। उसके बाद वेनस सप्लाई। तो वेनस सप्लाई में अपेंडिकुलर वेन, अपेंडिकुलर वेन जो होता है वो ड्रेन इनटू द पोस्टीरियर सिकल वेन, किसमें, पोस्टीरियर सिकल वेन में। और पोस्टीरियर सिकल वेन जो ड्रेन होता है किसमें, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन में। और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो ड्रेन होता है किसमें, पोर्टल वेन में। तो ये हो गया वेनस सप्लाई। उसके बाद है हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज, तो इसमें क्या होता है, लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज जो होता है वो किसमें होता है, हमारे इलियोसिकल लिम्फ नोड्स में, किसमें, इलियोसिकल लिम्फ नोड। और जो इलियोसिकल लिम्फ नोड है वो हमारे ड्रेन किसमें होते हैं, इलियोसिकल लिम्फ नोड्स आर ड्रेन इनटू द सुपीरियर मेसेंट्रिक लिम्फ नोड्स, ड्रेन इनटू सुपीरियर मेसेंट्रिक अब हम देखते हैं एटियोलॉजी इसकी, एक्यूट अपेंडिक्साइटिस की क्या देखते हैं, एटियोलॉजी। व्हाट इज द एटियोलॉजी ऑफ द एक्यूट अपेंडिसाइटिस, कौन सी चीज़ें जिसकी वजह से एटियोलॉजी हमारी। तो नंबर 1 जो है वो ऑब्स्ट्रक्टिव, क्या है, ऑब्स्ट्रक्टिव, ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिक्साइटिस। नंबर 1 इज ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिसाइटिस, जो हमारा कितना है 95% काज है एक्यूट अपेंडिक्साइटिस का। ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिक्साइटिस जो काज करवाता है 95% है काज किसका, एक्यूट अपेंडिक्साइटिस का। और दूसरा जो है वो नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव, ओके, जो कितना हुआ 5%, रिमेनिंग 5%, ठीक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिक्साइटिस। तो आपको मैं बता दूं कि ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिक्साइटिस में क्या होता है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव अपेंडिक्साइटिस में सबसे पहले क्या होता है, जो है ना वो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। क्या ऑब्स्ट्रक्शन, नाम से ही पता है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, वहाँ पे स्टेसिस हो जाएगा, स्टेसिस। मैं आपको ये एक्सप्लेन भी करूँगा, मगर पहले मैं लिख लेता हूँ कि ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, स्टेसिस। स्टेसिस के बाद होगा ओवर ग्रोथ, ओवर ग्रोथ ऑफ इंटेस्टाइनल फ्लोरा और माइक्रोफ्लोरा, ओवर ग्रोथ ऑफ माइक्रो फ्लोरा। और जो माइक्रो फ्लोरा है वो क्या करेगा फिर, स्टार्ट पेनिट्रेशन ऑफ अपेंडिकुलर वॉल, अपेंडिकुलर वॉल।
और ये पेनिकुलर वाल जो है ना वो स्टार्ट कहाँ से होगा, पेनिट्रेशन कहाँ से करेगा, इनर मोस्ट से, इनर मोस्ट लेयर ऑफ अपेंडिक्स। आप सबको पता होगा कि इनर मोस्ट लेयर जो है वो कौन सा है हमारा, म्यूकोसा। इनर मोस्ट लेयर कौन सा होता है, म्यूकोसा होता है। और म्यूकोसा के बाद सब म्यूकोसा के बाद म्यूकोसा मस्कुलरस, और उसके बाद सरोसा। ठीक है, तो अपेंडिकुलर वाल इनर मोस्ट जो लेयर है वहाँ से शुरू होगा, कहाँ से, म्यूकोसा से। कहाँ से शुरू होगा, जो हमारे जो पेनिट्रेशन होगी वो कहाँ से शुरू होगी, हमारी म्यूकोसा से शुरू होगी। तो इसको मैं आपको बता दूं कि ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो किस वजह से होता है, जब हमारा ल्यूमन ऑब्स्ट्रक्ट हो जाए। और ल्यूमन जो ऑब्स्ट्रक्ट होता है वो स्टेसिस की वजह से होता है। किस चीज़ की वजह से होता है, हमारे स्ट्रेसेस की वजह से होता है। तो जब स्ट्रेसेस हो होगा तो क्या होगा, ओवर ग्रोथ हो जाएगा नॉर्मल फ्लोरा की। वहाँ पे जब स्ट्रेसेस होगी तो वहाँ पे क्या होगा, हमारे इंटेस्टाइनल जो है ना वो मटेरियल आएंगी। तो अब हम देखते हैं जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन है वो किस चीज़ की वजह से होता है। तो ऑब्स्ट्रक्शन जो होता है वो जो है ना वो हमारे फीकोलिथ के साथ भी हो सकता है, फीकोलिथ। ठीक है, और उसके अलावा ऑब्स्ट्रक्शन जो है ना कोई भी फॉरेन बॉडी वगैरह आ जाता है तो उसकी वजह से भी क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। और बाज़ औक़ात जो होता है ना वो गॉल स्टोन की वजह से भी हो सकता है, क्या ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है बाज़ औक़ात गॉल स्टोन की वजह से भी। और उसके अलावा नॉर्मल उसके अलावा जो है ना वो वोम जो होते हैं ना, वोम एस्केरस जिसे हम बोलते हैं, वोम इसका फॉर एग्जांपल एस्केलस, तो उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसमें क्या है, नंबर वन जो है हमारा वो फीकोलिथ ऑब्स्ट्रक्शन जो है वो किस चीज़ की वजह से, फीकोलिथ। और नंबर टू जो हमारा ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है वो किस चीज़ की वजह से हो सकता है, किसी फॉरेन बॉडी की वजह से, फॉरेन बॉडी की वजह से। और उसके अलावा जो ऑब्स्ट्रक्शन है वो बाज़ औक़ात किसकी वजह से, गॉल स्टोन की वजह से। और इसके अलावा वॉर्म्स फॉर एग्जांपल एस्केरस। तो ये क्या करेंगे, ये करेंगे फीकोलिथ या फॉरेन बॉडी गॉल स्टोन, ये जाके क्या करेंगे, ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे। तो जब ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे जो फ्लूइड है और इंटेस्टिनल जो वेस्ट है, इंटेस्टिनल जो मटेरियल है उसको क्या हो जाएगा, उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। ठीक है, मतलब इंटेस्टिनल जो कंटेंट है उनकी क्या हो जाएगी, स्टेसिस हो जाएगी। और स्टेसिस की वजह से क्या होगा, जो इंटेस्टाइनल जो फ्लोरा होते हैं वो क्या करेंगे, वहाँ पे ओवर ग्रोथ करेंगे। और जब वो वहाँ पे ओवर ग्रोथ करेंगे तो वो क्या करेंगे, फिर पेनिट्रेशन करेंगे किसमें, अपेंडिकुलर वाल में। और जब अपेंडिकुलर वाल में पेनिट्रेशन करेंगे तो क्या करेंगे, इन्फेक्शन, जिसे हम कहते हैं एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब जो हम देखते हैं नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काज, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव। तो जो हमारे नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव काज हैं उसमें नंबर वन वायरल डिजीज़, फॉर एग्जांपल मीज़ल्स। और इसके अलावा जो है ना बैक्टीरिया, मतलब इंटेस्टाइनल फ्लोरा। बाज़ों का ये जो है ना ये भी क्या करवा सकते हैं, ये भी मतलब अक्यूट अपेंडिक्साइटिस भी करवा सकते हैं। उसके अलावा ये तो हमने पढ़ लिए, इसके बाद मैं आपको कुछ दो तीन चीज़ें जो है वो आपको ज़हनशीन करना चाहता हूँ कि जो दो तीन इम्पोर्टेंट बातें आपको ज़हनशीन करनी है। सबसे पहले वो कौन से हैं कि पेन ऑफ अपेंडिक्साइटिस कब स्टार्ट होता है, पेन ऑफ द अपेंडिक्साइटिस। पेन ऑफ अपेंडिक्साइटिस तब स्टार्ट होता है, पेन ऑफ अपेंडिक्साइटिस तब स्टार्ट होता है जब जो फ्लोरा है वो पेनिट्रेट करेंगे इसमें सब म्यूकोसा में।
तो जब फ्लोरा पेनिट्रेट करेगा, पेनिट्रेट एंटर सब म्यूकोसा, तो हमें क्या मिलेगा, हम फील करेंगे, जो पेशेंट में फील करेगा क्या करेगा, वो अक्यूट अपेंडिक्साइटिस के पेन को फील करेगा, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि इफ़ यू आर परफॉर्मिंग 50% अपेंडिक्टोमीज, ठीक है, क्या करें आप 50% अपेंडिक्टोमी कर रहे हैं, किसमें, नॉर्मल लुकिंग pancreas, so it means that you are a good physician. क्योंकि आप सबको पता होना चाहिए कि जो पेनक्रियाज है, जो अक्यूट अपेंडिक्साइटिस की है, उसकी पैथोलॉजी हमें तब पता चलती है जब हम उसके हिस्टोलॉजिकल रिपोर्ट देखते हैं, जब हम उसकी हिस्टोलॉजी करवाते हैं, ठीक है, उसके बाद ही हमें पता चलता है, इससे पहले हमें पता नहीं चलता। मगर हमारे जो क्राइटेरिया हैं, कुछ साइंस हैं जो हमें अक्यूट अपेंडिक्साइटिस की नॉर्मल लुकिंग अपेंडिक्स 50% of men normally being normal looking appendix, sorry for that, appendix अगर 50% अपेंडिक्टोमी आप कर रहे हैं नॉर्मल लुकिंग अपेंडिक्स पे, तो आप गुड फिजिशियन हैं, क्योंकि हमें अपेंडिक्साइटिस का पता ऐसे नहीं चलता, ठीक है। उसके लिए हम क्या करवाते हैं, उससे हम हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस करवाने के लिए हमें हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस करवाना पड़ता है। एक्यूट अपेंडिक्साइटिस के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें हिस्टोलॉजिकल डायग्नोसिस करना पड़ता है। इससे वैसे हमें नहीं पता चलता कि ये नॉर्मल अपेंडिक्स का क्या है, मगर उसके जो साइन है और सिम्टम है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, अपेंडिक्टोमी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो हमारा अपेंडिक्स है वो क्या है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का क्या है, पार्ट है, तो इसे हम गैस्ट्रोएंटराइटिस भी बोल सकते हैं, ठीक है, गैस्ट्रोएंटराइटिस की बोल सकते हैं, और या उसका गैस्ट्रोएंटराइटिस का भी प्रॉब्लम बोल सकते हैं। तो इसको हम किस चीज़ से, हम इसे एंटीबायोटिक से भी ट्रीट कर सकते हैं, एंटीबायोटिक्स से भी ट्रीट करते हैं। तो 70% ऑफ ज़्यादातर जो अपेंडिक्स होता है वो हमारा एंटीबायोटिक से ट्रीट हो जाता है, और रिमेनिंग जो 30% जो होता है, रिमेनिंग 30% जो और जो 30% जो में ना, उसमें क्या होता है, रिस्क ऑफ परफोरेशन होता है, रिस्क ऑफ परफोरेशन, तो वो किससे ठीक नहीं होते, वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपेंडिक्टोमी करनी पड़ती है। उसके बाद कुछ क्लिनिकल क्राइटेरिया, कुछ क्लिनिकल पॉइंट्स हैं अपेंडिक्स के बारे में, वो क्या है, फॉर एग्जांपल ज़्यादातर जो पीक एज जो होता है जिसमें ये होता है वो 20 to 30 ईयर्स होता है। अपेंडिक्साइटिस जो पीक एज में होता है वो क्या होता है, 20 to 30 ईयर्स। ये क्या है, पीक एज है, किसके लिए, अपेंडिक्साइटिस के लिए। और फीमेल और मेल दोनों में ये इक्वल है, मेल और फीमेल में रेशो जो है उनका सेम है, जितने मेल इफेक्ट होते हैं उतने फीमेल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा ये फेमिलियल भी हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकती है, मीन्स फेमिलियल भी हो सकता है। और उसके अलावा डाइटरी इंटेक की वजह से, फॉर एग्जांपल अगर हम एक्सेसिव मीट इंटेक ले लेते हैं, क्या, एक्सेसिव मीट इंटेक, तो ये क्या हो गया, एक डाइटरी फैक्टर हो गया, डाइटरी फैक्टर हो गया। और उसके अलावा अब हम देखेंगे, फॉर एग्जांपल जो भी अपेंडिक्स से ज़्यादातर जो भी पेशेंट है वो प्रेजेंट करते हैं पेन के साथ। पेन कहाँ पे, राइट इलियक फोसा, कहाँ पे, राइट इलियक फोसा। तो प्रेजेंटेशन ज़्यादातर जो भी पेशेंट है वो प्रेजेंट करते हैं किस चीज़ के साथ, पेन के साथ। और जो पेन होता है वो कहाँ पे होता है, पेन। तो यहाँ पे हमें दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ठीक है, क्योंकि पहले देखते हैं पेन के, फॉर एग्जांपल जो पेन जो होता है वो कहाँ पे होता है, साइट ऑनसेट करेक्टर। तो उसके लिए हमें कुछ ये सोक्रेट के कुछ चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। SOCRAT, तो एस जो है ना वो साइट होता है, तो साइट पहले हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल किसका, अक्यूट अपेंडिक्साइटिस के पेन का साइट, ठीक है। तो अक्यूट अपेंडिक्स का साइट का जो अपेंडिक्साइटिस का जो पेन होता है वो सेंट्रलाइज्ड पेन होता है, ठीक है। और वो जो है ना
अम्बिलिकल कॉर्ड रीजन से स्टार्ट होता है, ठीक है, और 3 आवर्स तक जो है ना वो वहाँ पे रहता है। 3 आवर्स तक जो पेन होता है वो अम्बिलिकल पेन होता है। पेरी अम्बिलिकल पेन मीन्स पेन अराउंड द अम्बिलिकस 3 आवर्स। फॉर 3 आवर्स इज पेन इज अराउंड अम्बिलिकस, अराउंड अम्बिलिकस रीजन, ठीक है। 3 आवर्स तक जो पेन होता है वो वहाँ पे होता है, और उसके अलावा फिर जो पेन है वो शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट का मतलब ये है कि जिस जगह पे था वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और बिल्कुल दूसरे जगह पे हो जाएगा, तो वो हो गया शिफ्टिंग पेन। तो पेन पेन भी यहाँ पे एक शिफ्टिंग पेन होता है, ठीक है। और उसके अलावा एक जो होता है वो हमारा रेडिएटिंग पेन होता है, और एक रिफर्ड पेन होता है, ठीक है, रिफर्ड पेन। अब रेडिएटिंग पेन वो होता है जो एक जगह पे हो और दूसरे जगह की तरफ मूव करे, दूसरी जगह मूव करे। तो पहले जिस जगह पे था वहाँ पे भी हो और दूसरे जगह पे मूव भी करे, तो उसे हम रेडिएटिंग पेन कहते हैं। और शिफ्टिंग पेन वो जिस जगह पे था वहाँ से ख़त्म हो जाए और फिर दूसरी जगह पे हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शिफ्टिंग पेन। और जो पेनक्रेटाइटिस में हमारा पेन होता है वो शिफ्टिंग पेन हो जाता है, और वो शिफ्ट कहाँ हो जाता है, राइट इलियक फोसा, राइट इलियक फोसा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेचर ऑफ पेन जो है वो कौन सा है। नेचर ऑफ द पेन सीवियर पेन है या क्या है। नेचर ऑफ पेन देखेंगे कि पेन जो है वो हमारा सीवियर है कैसे है। उसके बाद हम देखेंगे करेक्टर ऑफ द पेन, करेक्टर ऑफ पेन। और करेक्टर ऑफ द पेन देखने के बाद हम देखेंगे एग्रीवेटिंग फैक्टर्स। अब एग्रीवेटिंग फैक्टर से क्या मुराद है। एग्रीवेटिंग फैक्टर कि जिस चीज़ की वजह से जो पेन है वो ज़्यादा बढ़ जाए, ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए, जो है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल मूविंग से। अभी मूविंग से क्या होगा, मूविंग से जब आपका पैराइटल पेरिटोनियम फॉर एग्ज़ाम्पल अपेंडिक्स को हिट करेगा, अक्यूट इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को, तो क्या होगा, पेन होगा। तो इसे हम कहते हैं एग्रीगेटिंग फैक्टर। तो मीन्स मूविंग पेशेंट जब मूव करेगा तो उसे फॉर एग्जांपल अगर पेन फील होता है तो उसे हम कहते हैं एग्रीवेटिंग फैक्टर, मतलब जो पेन पहले से प्रेजेंट था मगर मूविंग से वो पेन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा बढ़ गया, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम एग्रीवेटिंग फैक्टर कहेंगे। उसके बाद रिलीविंग फैक्टर फॉर एग्जांपल पेशेंट जो है वो बिल्कुल मूव नहीं कर रहा, ठीक है, स्टैंड स्टिल है, या जो फॉर एग्जांपल उसका जो एब्डोमेन है वो स्टिल मीन्स रेस्ट की पोजीशन में बिल्कुल, तो वो क्या है, उससे पेशेंट को पेन फील नहीं हो रहा या कम फील हो रहा है, तो वो क्या है, उसका रिलीविंग फैक्टर है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंटेशन जीआईटी अपसेट के साथ भी करता है कौन, अपेंडिक्स आइटिस, अक्यूट अपेंडिक्साइटिस। एक तो उसमें तो पेन है और दूसरा जीआईटी सिम्टम्स, जीआईटी अपसेट। तो जीआईटी अपसेट में क्या आता है, इसमें वोमिटिंग, नोसिया, और उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स फॉर एग्जांपल फीवर, मेलेस, इसके साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है। और एग्जामिनेशन पे हैविंग फीवर होगा तो टेम्परेचर क्या होगा, एलिवेटेड होगा। उसके बाद टेकिकार्डिया, उसके बाद फाउल स्मेल। तो जब वो बात कर रहा हो तो वहाँ से उसके मुंह से आपको फाउल स्मेल आएगा, वो किस चीज़ की वजह से, वो ड्यू टू वोमिटिंग है। और जब आप पेशेंट से पूछेंगे कि आपको पेन कहाँ पे फील हो रहा है, आपको पेन कहाँ पे मतलब फील हो रहा है, तो वो जो है ना, पेशेंट जो है वो पॉइंट करेगा टूवर्ड्स द एमसी बर्नी पॉइंट, एमसी
बर्नी पॉइंट, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एमसी बर्नी पॉइंट जो हमारे राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट है। एमसी बर्नी पॉइंट राइट इलियक फोसा में प्रेजेंट है, जो बिटवीन किस चीज़ के है, बिटवीन हमारे अम्बिलिकल अम्बिलिकल कॉर्ड, मतलब अम्बिलाइकल रीजन जो बिटवीन है अम्बिलाइकल रीजन, और जो बिटवीन है हमारे किसके, अम्बिलाइकल रीजन एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन, एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन। ठीक है, तो एमसी बर्नी पॉइंट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जहाँ पे अपेंडिक्साइटिस का पेन होता है, और ये होता है किसके दरमियान, बिटवीन अम्बिलिकल रीजन एंड सुपीरियर इलियक स्पाइन, और मीडियल वन थर्ड एंड लेटरल जो है वो 2/3। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट होगा कौन सा, एमसी बर्नीज पॉइंट, जहाँ पे हमारे एक्यूट अपेंडिक्साइटिस का जो पेन है वो एब्डोमेन के इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, फील होता है। ठीक है, और ये वो लाइन है जो ज्वाइन करता है सुपीरियर इलियक स्पाइन को किससे, अम्बिलिकल कॉर्ड से। तो एक सुपीरियर इलियक स्पाइन से अम्बिलिकल कॉर्ड तक आप एक लाइन लगाएं। उसके बाद हम करते हैं एब्डोमिनल एग्जामिनेशन। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या है, इंस्पेक्शन और पेशेंट जो है वो लाइंग स्टिल है। ठीक है, और उसके अलावा क्या है, इसमें जो है ना वो कफ साइन जो है वो पॉजिटिव। कफ साइन से मुराद क्या है, मतलब जब पेशेंट जो का पेन है वो इंक्रीज हो रहा है ऑन कफिंग, पेशेंट पेन इंक्रीज ऑन कफिंग, पेशेंट पेन इंक्रीज ऑन कफिंग। इसका मतलब है कि जब हम पेशेंट को कहेंगे कफ करने के लिए, तो उसका जो पेन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, तो वो उसे कहते हैं हम कफ साइन। सो उसके बाद व्हेन यू आस्क द पेशेंट वेयर इज द पेन, तो वो क्या करेगा, पहले मैं आपको यही बता दिया है मैंने कि हम जब पेशेंट को बोलेंगे पेन कहाँ पे, तो वो क्या बताएगा, इस पॉइंट पे। तो वो पॉइंट कौन सा है, हमारा एमसी बर्नी पॉइंट है। ठीक है, कौन सा पॉइंट है, हमारा एमसी बर्नी पॉइंट है, जो जंक्शन है लेटरल 1/3 और मिडियल 2/3 से। उसके बाद अब हम देखते हैं पल्पिटेशन। क्या देखते हैं हम, पल्पिटेशन। तो पल्पिटेशन में हम क्या देखते हैं, पल्पिटेशन में हम देखेंगे टेंडरनेस। अब ये टेंडरनेस क्या होता है, टेंडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जब हम पेशेंट के राइट इलियक जो उसका फोसा है वहाँ पे हम उसे मतलब जो है ना पल्पेट करेंगे तो पेशेंट को क्या होगा, उसको शदीद जो है ना वो पेन फील होगा, शदीद पेन फील होगा। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, टेंडरनेस बोलते हैं। ठीक है, सो टेंडरनेस इन द राइट इलियक फोसा, टेंडरनेस इन द राइट इलियक फोसा। तो पेशेंट को क्या फील होगा, टेंडरनेस कहाँ पे, टेंडरनेस इन राइट इलियक फोसा। ठीक है, और किसमें, मेल में। अगर मेल में हम टेंडरनेस करते हैं, कहाँ पे टेंडरनेस पेशेंट को फील होता है, राइट इलियक फोसा में, किसमें, मेल में। तो ये 100% क्या है, ये 100% क्या है, अक्यूट अपेंडिक्साइटिस है। ठीक है, अक्यूट अपेंडिक्साइटिस है। मगर अगर फीमेल है तो इसमें हम 2-3 और डिफरेंशियल डायग्नोसिस रखने पड़ते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए कि हमारा ओफोराइटिस मतलब हो गया, मतलब फीमेल जो जेनिटल ऑर्गन है वहाँ पे। ठीक है, सेल्फेंजाइटिस हो गया, तो उसके भी जो है ना, और उसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं जब आपके मतलब जब आपके राइट इलियक फोसा में जब पेन हो, या राइट इलियक फोसा या लेफ्ट इलियक फोसा में पेन हो। ठीक है, और उसमें क्या हो, टेंडरनेस हो। तो अगर फीमेल है तो हमें ये चीज़ें भी लाजमी देखनी पड़ती हैं। अगर मेल है तो क्या है, राइट इलियक फोसा में पेन है तो 100% क्या है, हमारा अपेंडिक्साइटिस है। तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए कि टेंडरनेस इन द राइट इलियक फोसा, अगर पेशेंट मेल है तो क्या है, हमारा 100% जो है वो क्या है, अपेंडिक्साइटिस है। कौन सा, एक्यूट
एक्यूट अपेंडिक्साइटिस है, ठीक है। तो जो आपको पेन है वो क्यों फील हो रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया कि पेन हमें इसलिए फील हो रहा है कि हमारा जो अपेंडिक्स है वो इन्फ्लेम्ड है, और जब हम पल्पेट कर रहे हैं तो हमारा जो पैरेटल पेरिटोनियम है वो जाके लग रहा है किसी अपेंडिक्स को, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है, तो इसी वजह से क्या हो रहा है, पेन फील हो रहा है, ठीक है। ये तो हो गया टेंडरनेस। अब तो रिबाउंड टेंडरनेस का बात। तो रिबाउंड टेंडरनेस क्या होता है, रिबाउंड टेंडरनेस फॉर एग्जांपल जब हम पल्पेट करने के लिए हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, हम डीप पल्पेट कर रहे हैं, डीप पल्पेट करने की करते हुए हम जब जैसे हम छोड़ते हैं तो अपेंडिक्स जो होता है वो हमारा किससे आके लगता है, पैरेटल पेरिटोनियम से। अब हमारा अपेंडिक्स आके जब पैरेटल पेरिटोनियम से लगेगा तो पेशेंट को शदीद पेन फील होगा, तो उसे हम कहते हैं रिबाउंड टेंडरनेस। एक टेंडरनेस जब हमने पल्पेट किया था तो पैरेटल पेरिटोनियम लग रहा था किससे, अपेंडिक्स को, तो वो हो गया हमारा टेंडरनेस। रिबाउंड टेंडरनेस जब हम डीप पल्पेट करें और डीप पल्पेट पड़ने के बाद सडनली छोड़ दें, डीप पल्पेट करने के बाद हम सडनली छोड़ दें तो हमारा जो अपेंडिक्स है वो आके लगेगा किसे, पैराइटल पेरिटोनियम को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रिबाउंड टेंडरनेस। तो लिखेंगे हम इसके बारे में कि आफ्टर डीप पल्पेशन जब हम सडनली रिलीज करते हैं, डीप पल्पेशन when we suddenly release प्रेशर, जब हम सडनली प्रेशर को रिलीज करते हैं तो जो हमारा अपेंडिक्स है वो आके लगता है किसे, सो अपेंडिक्स आके हिट करता है किसे, पैरेटल पेरिटोनियम, और पेशेंट जो है ना उसकी चीखें निकल जाती है, उससे सीवियर पेन होता है। तो ये हमारे किसको, ये हमारे हम ये कंफर्म कर देता है कि ये क्या है, एक इन्फ्लेम्ड स्ट्रक्चर है, जिसको जो है ना वो उससे पेशेंट को क्या है, एक्यूट अपेंडिक्स आइटिस है, ठीक है। तो ये हो गया इसका रीबाउंड टेंडरनेस। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें जो एडिशनल साइन है, इसमें क्या पढ़ेंगे, एडिशनल साइंस, एडिशनल साइन वो कौन से, नंबर 1 है रॉक्सिंग साइन। ये क्या होता है, ये है कि जब हम लेफ्ट लेग फोसा पे प्रेस करें, पल्पेट करें, और पेशेंट को पेन जो है ना, पेशेंट का जो पेन है कहाँ पे, राइट लेग फोसा में, वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। तो ऑन प्रेसिंग लेफ्ट लेग फोसा, पेन इंक्रीज ऑन राइट लेग फोसा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रॉक्सिंग साइन बोलते हैं। उसके बाद एक और है फोसास साइन। उसमें क्या होता है, तो उसमें जब हम एक्सटेंस करेंगे हमारे हिप जॉइंट को तो पेन इंक्रीज होगा, तो अपॉन एक्सटेंशन ऑफ हिप जॉइंट पेन इंक्रीजेस, जो पेन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो गया, साइन। उसके बाद एक है ऑब्ट्यूरेटर साइन, ऑब्ट्यूरेटर साइन। तो जो ऑब्ट्यूरेटर साइन है वो उसमें क्या होता है, जब हम पेन इंक्रीज होगा जब हम क्या करेंगे, हिप को रोटेट करेंगे, हिप को रोटेट करेंगे, ठीक है। तो पेन इंक्रीजेस, पेन इंक्रीजेस ऑन रोटेशन ऑफ हिप, तो वो हो गया हमारा
ऑब्ट्यूरेटर साइन। उसके बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं उसमें, हाँ उसके बाद क्या है, इंस्पेक्शन पल्पिटेशन। उसके बाद देखते हैं परकशन। तो इसमें परकशन क्या होता है, नॉर्मल होता है। परकशन क्या होता है, नॉर्मल। और उसके बाद जो है ना, पल्पिटेशन में परकशन के बाद हो जाता है आस्कल्टेशन। तो आस्कल्टेशन में क्या आता है इसमें, तो आस्कल्टेशन तो ज़्यादातर होता है उसमें हम क्या करते हैं, बाउल साउंड्स को चेक करते हैं। चेक बाउल साउंड्स। उसके बाद कुछ ऐसी मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं जो हमें देखनी है इसमें। फॉर एग्जांपल कि अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन है, तो उसे हम उसमें हमें एक्यूट अपेंडिक्साइटिस का पेन कहाँ मिलेगा, प्रेग्नेंट वुमेन में। तो प्रेग्नेंट वुमेन में आपको कहीं कभी भी राइट इलियक फोसा में नहीं मिलेगा प्रेग्नेंट वुमेन में, क्योंकि यूट्रस जो होता है वो हमारा क्या होता है, लार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से जो हमारा अपेंडिक्स है वो ऊपर चढ़ जाता है, कहाँ पे, राइट अपर क्वाड्रेंट में। मीन्स हमारा कौन सा हो गया ये, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। तो प्रेग्नेंट वुमेन में आपको जो पेन के अपेंडिक्स का जो पेन मिलेगा आपको वहाँ कहाँ पे मिलेगा, वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। किस चीज़ की वजह से, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है वो क्या हो रहा है, लार्ज हो रहा है। तो इसमें हमारा जो पेन होगा वो कहाँ फील होगा, वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में फील होगा। ठीक है, और उसके बाद फॉर एग्जांपल द पेशेंट हुआज एज इज़ ग्रेटर देन 80 ईयर्स। ज़्यादातर वो पेशेंट जो 80 साल से ज़्यादा हों हमारे पास आए कंफ्यूज स्टेट में, और उनको क्या हो, शौक हो। तो हमें किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, हमें थिंक अबाउट अपेंडिक्साइटिस। वी हैव टू थिंक अबाउट अपेंडिक्साइटिस। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या है, सबसे पहले नॉर्मली आप सबको पता होना चाहिए कि हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट, और कंप्लीट ब्लड काउंट में हमारा ज़्यादातर क्या होता है, TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट को हम देखते हैं, और वो क्या होता है, हमेशा एलिवेटेड होता है। किसमें, एक्यूट अपेंडिक्साइटिस में टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज्ड। ठीक है, और उसके अलावा हम करते हैं, अगर पेशेंट फीमेल है, ठीक है, अगर पेशेंट फीमेल है तो हम उसमें बीटा SCG करवाते हैं। किस चीज़ वजह से, आप सबको पता होना चाहिए कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का पेन भी कहाँ होता है, राइट इलियक फोसा में हो सकता है। तो इसी वजह से हम क्या करेंगे, बीटा SCG इन ऑर्डर टू रूल आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इन ऑर्डर टू रूल आउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ठीक है, और उसके अलावा यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं, ठीक है, जिनमें जब हमारा अपेंडिक्स है, जब अपेंडिक्स जो होता है ना उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, उसमें एब्सेस हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, वो जाके लगता है हमारे किसको, ब्लेडर को। ठीक है, तो इसी वजह से भी क्या है, इसी वजह से हम तो पेशेंट जो है वो मिक्चुरेशन के साथ या यूरिनेटेड इन्फेक्शन के सिम्टम के साथ भी प्रेजेंट कर सकता है। तो इसी वजह से हम यूरिन कंप्लीट एग्जामिनेशन भी करवाते हैं ऐसे पेशेंट में। ठीक है, उसके बाद एक इनिशियल बेस टेस्ट जैसे हम बोल सकते हैं, उसको हम अल्ट्रासाउंड बोल सकते हैं। ठीक है, अल्ट्रासाउंड। तो 50% ऑफ द केसेस जो है ना वो अल्ट्रासाउंड से हमें पता चल जाता है कि ये इसमें क्या है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन। तो उसमें पता चलता है कि इसको एक्यूट अपेंडिक्साइटिस है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस अगर आपको कोई पूछे, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, तो वो है CT MRI। मगर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर डेली रूटीन में CT MRI बहुत कम किया जाता है,
बहुत बहुत कम किया जाता है सीटी एमआरआई, ठीक है। मगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है ना वो सीटी एमआरआई, मगर ज़्यादातर डायग्नोसिस किया जाता है वो क्लिनिकल डायग्नोस किया जाता है। क्या? क्लिनिकली डायग्नोस किया जाता है। तो क्लिनिकली डायग्नोस के लिए यहाँ पे एक दो क्राइटेरिया हैं जो हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें सबसे पहला मतलब दो क्राइटेरिया, एक है अल्वेराडो क्राइटेरिया, और दूसरा जो क्राइटेरिया है वो कौन सा है? मेंट्रल्स क्राइटेरिया। मेंट्रल क्राइटेरिया, ठीक है, सॉरी, मेंट्रल क्राइटेरिया। तो हम देख लेते हैं कि मेंट्रल क्राइटेरिया किसे बोलते हैं। क्राइटेरिया, मेंट्रल क्राइटेरिया। तो मेंट्रल क्राइटेरिया में नंबर 1 माइग्रेशन ऑफ द पेन। अगर पेशेंट माइग्रेशन ऑफ पेन हो तो हम +1 पॉइंट देंगे, माइग्रेशन ऑफ द पेन तो हम +1 पॉइंट देंगे। नंबर टू क्या हो? पेशेंट में नोज़िया या वोमिटिंग हो, नोज़िया और वोमिटिंग, तो हम क्या देंगे? हम यहाँ पे +1 देंगे। और उसके अलावा पेशेंट में क्या हो? एनोरेक्सिया, तो हम क्या देंगे? +1 देंगे। और उसके बाद अगर पेशेंट को फीवर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देंगे? पेशेंट तो हम भी +1 देंगे, ठीक है। और उसके बाद टेंडरनेस, उसके बाद अगर पेशेंट को क्या हो? टेंडरनेस, तो आपको पता है कि टेंडरनेस जो होता है ना वो एक हॉल मार्क है। राइट इलियक फोसा में टेंडरनेस मिस पेन और पल्पिटेशन हो जाए वो एक हॉल मार्क है, तो इसके लिए हम क्या देते हैं? +2 दे देते हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर रीबाउंड टेंडरनेस है, रीबाउंड टेंडरनेस, तो हम क्या देते हैं? इसमें +1 देते हैं। तो मेंटल क्राइटेरिया में टोटल जो उसके पॉइंट होते हैं वो 9 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 हुए। तो एक और है जो है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, TLC, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, ठीक है। तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर एलिवेटेड है तो ये भी किस चीज़ को शो कर सकते हैं? अगर राइट जो है ना मीन्स राइट इलियक फोसा में अगर पेन है, नंबर 1, नंबर 2 टेंडरनेस है, और नंबर 3 टोटल ल्यूकोसाइट काउंट हमारे एलिवेटेड है, तो ये किस चीज़ को शो करते हैं? ये हमारे एक्यूट अपेंडिसाइटिस को शो करते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे +2 देते हैं, जो ये टोटल हो गए +9। तो ये हो गया मेंटल क्राइटेरिया। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अगर मेंटल क्राइटेरिया में ये नंबर लेस देन 4 हो, ठीक है, तो अपेंडिक्टोमी के चांसेस बहुत कम है, ना होने के बराबर हैं। और अगर अपेंडिक्साइटिस के भी कम है, मगर इस पेशेंट को हम क्या देते हैं? इस पेशेंट को हम इमरजेंसी से रिलीफ करवा देंगे। इस पेशेंट को हम क्या करेंगे? जो है ना कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देंगे, और उसके अलावा इसको एंटीबायोटिक्स देंगे और डिस्चार्ज कर देंगे। इसके अलावा जब हमारा ये दो 4 से मतलब 5 से 7 के दरमियान, 5 से अगर 7 के दरमियान हो तो लाइकली कैन बी अपेंडिक्साइटिस एंड अनलाइकली, दोनों हो सकते हैं, लाइकली एंड अनलाइकली। अपेंडिक्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लाइकली और अनलाइकली अपेंडिक्साइटिस। तो इस पेशेंट को हम किस चीज़ में रखेंगे? अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे इस पेशेंट को, ठीक है। और जब ये इसके अलावा ग्रेटर देन 7 हो, अगर ये इसके अलावा ग्रेटर देन 7 हो तो मोस्ट लाइकली एक्यूट अपेंडिक्साइटिस, और मोस्ट लाइकली अपेंडिक्साइटिस होता है तो इसके लिए हम अपेंडिक्टोमी करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने मेंटल क्राइटेरिया पढ़ा है, हमने अल्वाराडो क्राइटेरिया क्यों नहीं पढ़ा है? तो अल्वाराडो जो क्राइटेरिया या स्कोर है वो भी सेम है, वो भी इसके तरह सेम ही है। और उसमें जो है ना अल्वाराडो स्कोर में सिर्फ एक पॉइंट एक्स्ट्रा है, वो किस चीज़ का है? वो न्यूट्रोफिल काउंट का। तो
अल्वाराडो जो स्कोर है या अल्वाराडो जो क्राइटेरिया है, ठीक है, वो सेम है इस मेंटल क्राइटेरिया, ये सारे पॉइंट सेम है उसमें, ये सारे पॉइंट सेम है, सिर्फ एक एक्स्ट्रा है +1, और वो क्या है, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट, इंक्रीज न्यूट्रोफिल काउंट। और तो अगर वो +1 करते हैं तो अल्वाराडो स्कोर कितना होता है, 10 होता है। मेंटल क्राइटेरिया में कितना होता है, 9 होता है, मगर अल्वाराडो स्कोर में 10 होता है। उसमें 1 प्लस किसका करते हैं हम, न्यूट्रोफिल काउंट का, एलिवेटेड न्यूट्रोफिल काउंट, तो +1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया मेंटल क्राइटेरिया, और ये हो गया अल्वाराडो क्राइटेरिया। इसके बाद हम देते हैं क्या, तो आप मुझे पता होना चाहिए कि ग्रेटर देन 7 हो तो हम अपेंडिक्टोमी करेंगे, अपेंडिक्सेक्टोमी करेंगे, मतलब सर्जरी के लिए जाएंगे, सर्जरी के लिए। ठीक है, उसके बाद अब आते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। हम इसका क्या करते हैं, ट्रीटमेंट, और ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, हम पेशेंट को नंबर 1 एडमिट करेंगे, नंबर 2 NPO नथिंग पर ओरल देंगे। ठीक है, उसके अलावा इंट्रावेनस एनाल्जेसिक देंगे, जैसे पेन को कम करें, IV में इंट्रावेनस एनाल्जेसिक इस पेशेंट को देंगे। और इंट्रावेनस एनाल्जेसिक के साथ साथ हम इस पेशेंट को क्या देंगे, हम इस पेशेंट को देंगे इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स सेफ्ट्राइजोन, इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स, इंट्राबायोटिक्स कौन सा, सेफ्ट्राइक्सोन, और उसके साथ क्या देंगे, मेट्रोनिडोजोल, सेफ ट्रायोक्सोन और मेट्रोनिडोजोल देंगे। और उसके अलावा इस पेशेंट को क्या देंगे, IV फ्लूइड्स देंगे, IV फ्लूइड्स देंगे। और इसका जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस जो है वो कौन सा है, अपेंडिक्टोमी, वो क्या इसका ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस है। अब देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, इफ इट रिमेन अनट्रीटेड, if remain untreated, if appendicitis remain untreated। ठीक है, तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्या हो जाएगा, परफोरेशन हो जाएगी, नंबर 1 परफोरेशन, इफ appendix remain untreated, नंबर 1 इज परफोरेशन हो जाएगा। ठीक है, और उसके अलावा परफोरेशन तो पेरिटोनाइटिस, और पेरिटोनाइटिस गैंग्रीन, फिब्रोसिस, और उसके अलावा अपेंडिकुलर मास फॉर्म हो जाएगा, अपेंडिकुलर मास, या उसे हम अपेंडिकुलर एब्सेस भी कह सकते हैं, अपेंडिकुलर एब्सेस। So that's all for acute appendicitis. That is all for acute appendicitis.